बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का इस क्लास में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज, रायबरेली। आपको पता होगा कि जो प्रेजेंटेशन आपका होने जा रहा है वो दो प्रकार से हो सकता है। पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने बताया था कि यह सब्जेक्टिव मोड में भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव मोड में भी हो सकता है। 4 विषय दिए गए हैं, उन चारों विषयों पर सब्जेक्टिव और चारों विषयों पर ऑब्जेक्टिव मोड में आपसे प्रेजेंटेशन लिया जा सकता है। तो उसके अंतर्गत आज मैं जो ये पहली क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है, कविता वाला पेपर है, जो काव्य वाला पेपर है, यानी भक्तिकालीन काव्य वाला जो पेपर है आपका, उसके अंतर्गत आपको 2 टॉपिक दिए गए थे। एक था कबीर की सामाजिक चेतना और दूसरा था नागमती का विरह वर्णन, पद्मावत में नागमती का विरह वर्णन। तो आज हम इसके पहले टॉपिक पर कबीर की सामाजिक चेतना के संबंध में सब्जेक्टिव मोड में प्रेजेंटेशन कैसे होगा, इस संबंध में हम एक क्लास मैं बना रहा हूँ। आप इसको सुनिए और इसको अपने हिसाब से, कंटेंट कुछ वैसा ही रहेगा, आप जैसा बोलना चाहें उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं कि इसे हम कैसे बोलेंगे। कंटेंट तो मैं पूरा का पूरा बनाऊंगा कबीर की सामाजिक चेतना के संबंध में। आप इसे पूरा का पूरा तैयार भी करेंगे। यह आपके प्रेजेंटेशन के लिए तो सहायक होगा ही। एनुअल एग्ज़ाम जो आपका होगा 23 मार्च से इसकी तिथि प्रस्तावित है, उसके लिए भी यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पूरी संभावना है कि यह प्रश्न आपका जो ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है 23 मार्च के आसपास से, उसमें आने की इस सवाल की संभावना भी है। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ। ये सवाल कई प्रकार के से आ सकता है एनुअल एग्जाम्स में। जैसे हो सकता है ये पूछ लिया जाए, एक समाज सुधारक के रूप में कबीर को आप किस प्रकार देखते हैं। ध्यान सुनिएगा, एक समाज सुधारक के रूप में कबीर को आप किस प्रकार देखते हैं। दूसरा सवाल आ सकता है, कबीर की सामाजिक चेतना से आप क्या समझते हैं। तीसरा सवाल आ सकता है, कबीर ने जो खंडन मंडन की परंपरा प्रारंभ की उसे सोदाहरण प्रस्तुत कीजिए। खंडन मंडन यानी पहले चीज़ों को खंडन करना, जो ख़राब चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, जो चीज़ें विकृत हो गई हैं, जो विचार विकृत हो गए हैं, पहले उनका खंडन करना, फिर मंडन करना, यानी ऐसे विचार देना जो वास्तव में उपयोगी हों, ये कहते हैं खंडन मंडन। तो ये भी सवाल आ सकता है कि कबीर की जो खंडन मंडन की परंपरा है या कबीर का जो खंडन मंडन प्राधान्य है उनकी कविताओं में, इस संबंध में उनकी सोदाहरण आप व्याख्या करिए। तो ये सवाल भी उसी संबंध में आ सकता है। यह हो सकता है कि छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ ले, सिर्फ इतना ही पूछ ले कि कबीर ने किस प्रकार से हिंदू धर्म में प्रचलित धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया। यह हो सकता है ये पूछ ले कि कबीर ने मुसलमानों के यहाँ प्रचलित धार्मिक कर्मकांडों का किस प्रकार से विरोध किया। ठीक, तो ये सवाल कई प्रकार से हाँ, ये भी पूछ सकता है कि कबीर ने छुआछूत एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध किस प्रकार से किया, है ना। तो इस तरह से कई छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं इसके संबंध में। चलिए फिलहाल मैं प्रेजेंटेशन के संबंध में इस सवाल को लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप इसे किस तरह बताएंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन जब आप आएंगे, अपना नाम बताएंगे, अपना प्रवेश संख्या बताएंगे, जो प्राध्यापक वहाँ पर रहेंगे वो नोट करेंगे उसे। फिर अपने टॉपिक को आप बताएंगे कि मैंने असाइनमेंट में कबीर की सामाजिक चेतना पर अपना असाइनमेंट लिखा था और उस संबंध में अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपने विषय की प्रस्तावना बताएंगे। प्रस्तावना बताने के बाद उस विषय में अगर आपने 4 या 5 या 6 या 7 8 जितनी भी हेडिंग्स डाली हैं, उनके एक एक हेडिंग्स के बारे में आप बात करते हुए चलेंगे। हो सकता है 2 या 3 हेडिंग्स पर जैसे ही आप बेहतर बात करें, आपको जो संबंधित प्राध्यापक होगा वो कहेगा ठीक है, आपने अच्छा प्रस्तुत किया है, टेक योर सीट, अब बैठ जाइए, आपका प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है। यह हो सकता है कि वो जो भी 7 8 हेडिंग्स उसमें होंगी उनमें किसी हेडिंग पर सीधे सीधे आपसे पूछ ले। जैसे मान लीजिए कबीर की सामाजिक चेतना है, तो हो सकता है जैसे ही आप बताएं कि मेरा विषय कबीर की सामाजिक चेतना है, मैंने अपना असाइनमेंट कबीर की सामाजिक चेतना पर लिख करके जमा किया है, तो हो सकता है वो सीधे सीधे पूछ ले आपसे कि गरीबों के पक्ष में
सामाजिक चेतना के संदर्भ में गरीबों के पक्ष में, निर्धनों के पक्ष में कबीर ने कौन सी बात कही है, बताइए। यह हो सकता है ये पूछ ले स्त्री पुरुषों के संबंध में कबीर के क्या विचार हैं। हो सकता है ये पूछ ले धार्मिक कर्मकांडों के संबंध में। तो डायरेक्ट भी वो आपसे इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, तो फिर आप उनको बताएंगे। अगर उसने पूछ लिया अध्यापक ने कि आप हिंदू धार्मिक कर्मकांडों के विरोध में कबीरदास जी किस प्रकार से पेश आते हैं, तो बस आप बताना शुरू कर दें। तो हो सकता है आप स्वयं बताएं इसे, या हो सकता है वो संबंधित प्राध्यापक सीधे सीधे उसमें से कोई एक दो हेडिंग आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। तो ये दो प्रकार से, इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रस्तावना बताएंगे 4-6 लाइन में, 10 लाइन में। उसके बाद फिर आप बताएंगे कि अब इस विषय को हम निम्नलिखित उप शीर्षकों में बांट करके हमने लिखा है। तो पहला शीर्षक ये है, उसके अंतर्गत फला फला चीज़ें हैं। दूसरा शीर्षक ऐसा है, उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं। और बस इस प्रकार से आप अपनी पूरी बात कहते हुए चले जाएंगे और आपका प्रेजेंटेशन बेहतर प्रेजेंटेशन हो जाएगा। और उम्मीद करिए आप कि आपको अच्छे अंक मिलेंगे। हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो बेहतर होगा और मुझे बेहतर नंबर मिलेगा, बेहतर अंक मिलेगा, क्योंकि आपके जो मन का विश्वास है वो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो चलिए कबीर की सामाजिक चेतना के संबंध में हम पहले प्रस्तावना प्रारंभ करते हैं। कबीर के समय में उत्तरी भारत के अंतर्गत हिंदू और मुसलमान दो बड़ी जातियां निवास करती थीं। इन दोनों जातियों में धार्मिक कट्टरता की वजह से आपसी संघर्ष चरम पर था। कठमुल्लाओं एवं ढोंगी साधुओं के चक्कर में आम जनता अपने को इस विद्वेष में बराबर सक्रिय रखती थी। वाह्याडंबरों का खूब बोलबाला था। धार्मिक अव्यवस्था बढ़ती ही जा रही थी। अतः ऐसे संक्रमण काल में कबीर का आना एक क्रांतिकारी घटना थी। कबीर के आने की वजह से समाज में उनके शिष्यों ने, उनके अनुयायियों ने तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था, आडंबर प्रियता, मिथ्यावादिता का भली प्रकार से अध्ययन करके उनको दूर करने का बीड़ा उठाया। इस तरह से प्रस्तावना हमारी समाप्त हुई। यानी आप जिस क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं उसके संबंध में पहले आप मूल बात बता दें अपनी 4-6 पंक्तियों में, 4-6 बातों में, कि आप असल में इस प्रश्न में बताना क्या चाहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे आप क्या कहेंगे? अब इस प्रश्न को मैंने निम्नलिखित उप शीर्षकों में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत हमारा पहला शीर्षक है हिंदुओं के यहाँ प्रचलित धार्मिक कर्मकांडों का विरोध। हिंदुओं के यहाँ प्रचलित धार्मिक कर्मकांडों का विरोध। तत्कालीन समाज में हिंदुओं में विभिन्न संप्रदाय एवं अनेक मतांतर प्रचलित थे, परंतु सभी दुराचारों में लीन थे। कबीर ने उनके कृत्यों का पर्दाफाश किया। कबीर ने सभी साधु सन्यासियों, योगी, यतियों, ऋषि मुनियों आदि के आडंबरों का विरोध किया। माला पहरा कुछ नहीं, काती मन के साथ, ऐसा कहकर माला धारण करने को मिथ्या बताया। माला पहरा कुछ नहीं, काती मन के साथ, ऐसा कहकर माला धारण करने को मिथ्या बताया। फिर मूड़ मुड़ावत दिन गए, अजहू न मिलिया राम, कह करके केश मुड़वाने पर करारा व्यंग किया। इसके उपरांत कबीरदास ने छापा तिलक बनाई के दग्ध्या लोग अनेक, इस ऐसा कह करके छापे और तिलक की निंदा की। इतना ही नहीं, उनके मिथ्या परंपराओं पर भी कबीर ने अत्यंत पैनी दृष्टि डाली। पाहन पूजे हरि मिलें तो मैं पूजूं पहार, ताते ये चकिया भली पीस खाए संसार, ऐसा कह करके कबीरदास ने मूर्ति पूजा का जमकर विरोध किया। तीर्थ गए बूढ़े पानी नहाए, कह करके तीर्थाटन का विरोध किया। इस प्रकार से कबीरदास जी ने हिंदुओं के यहाँ प्रचलित धार्मिक कर्मकांडों का खुल करके, डट करके विरोध किया। अब इस प्रश्न के अंतर्गत हमारी दूसरी हेडिंग आती है मुसलमानों के यहाँ प्रचलित धार्मिक कर्मकांडों का विरोध। कबीरदास जी ने हिंदुओं की भांति मुसलमानों में भी मिथ्या आचार का बोलबाला था, उस पर भी कबीर ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि डाली और करारा प्रहार किया।
मुल्ला, काजी, शेख, मौलवी आदि को धर्म एवं ज्ञान से रहित सिद्ध करते हुए कड़ी फटकार लगाई। कबीरदास ने कहा, दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, ऐसा कह करके रोजे का मजाक उड़ाया। बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके हुक्म से छुरी चलाया, यह कह करके इनके पशु हत्या का विरोध किया तथा कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दें, क्या बहरा हुआ खुदाए, ऐसा कह करके अजान पर करारा व्यंग्य किया तथा जोरी करी जिबहें करी करते हैं जो हलाल, जोरी करी जिबहें करी करते हैं जो हलाल, ऐसा कह करके हलाल का विरोध किया। हाँ तो तुरक किया कर सुन्नत और तिसों का कहिए, ऐसा कह करके सुन्नत का विरोध किया। इस प्रकार से कबीरदास जी की सामाजिक चेतना के अंतर्गत यह था मुसलमानों के यहाँ प्रचलित धार्मिक कर्मकांडों का विरोध, और कबीरदास जी ने कतई समझौता नहीं किया। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू धर्म के कर्मकांडों का विरोध किया, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने मुस्लिम धर्म के कर्मकांडों का विरोध किया। इसके अंतर्गत हमारी तीसरी हेडिंग आती है तांत्रिक साधना का विरोध। ठीक इसी प्रकार से कबीरदास जी ने तंत्र मंत्र आदि का प्रयोग करने वाले तांत्रिकों एवं शाक्तों को भी दुरुस्त किया और उन्हें जमकर फटकार लगाई। क्या कहा कि साकत से सूकर भला राखे सूचा गाँव, शाकत से सूकर भला राखे सूचा गाँव, चंदन की चुटकी भली ना बबूर अमराऊं। इस प्रश्न की हमारी अगली हेडिंग है छुआछूत एवं वर्ण व्यवस्था का खंडन। कबीर ने समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता, छुआछूत एवं वर्ण व्यवस्था पर खुलकर जबान चलाई। एक ज्योति से सब उत्पन्ना कौन बाभन कौन सूदा, कह करके मानव मात्र की कल्पना की। उन्होंने उनकी एकता की बात की। हिंदू और मुसलमान की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा, सोई हिंदू सोई मुसलमान जाका दुरुस्त रहे ईमान, सोई हिंदू सोई मुसलमान जाका दुरुस्त रहे ईमान, अर्थात ईमानदारी के साथ जिसका धर्म सत्य के साथ आरूढ़ है वही सच्चा हिंदू और वही सच्चा मुसलमान है। पाखंडी और मिथ्याचारी व्यक्ति ना तो हिंदू हो सकता है और ना मुसलमान। हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए कबीर ने भरसक प्रयत्न किया। भूला भरम परे जन कोई, कोई हिंदू तुरुक झूठ कुल दोई, भूला भरमी परे जन कोई हिंदू तुरुक झूठ कुल दोई। इन दोनों संघर्षरत जातियों में अभिन्नता स्थापित करते हुए कबीर ने कहा कि हिंदू तुरुक की एक राह है, सतगुरु यह बताई। इस प्रकार से उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के आपसी विद्वेष को दूर किया। कबीर के युग में लोक धर्म की बड़ी चर्चा होती थी और उसके अंदर पाखंडों का अंबार लगा हुआ था। इसका विरोध करते हुए कबीरदास जी लिखते हैं कि लोक वेद कुल की मर्यादा यह गले की फांसी, लोक वेद कुल की मर्यादा यह गले की फांसी। इसके अंतर्गत हमारी अगली हेडिंग है स्त्री पुरुषों के सामाजिक व्यभिचार का खंडन। समाज में स्त्रियों के परपुरुषों से संबंध एवं पुरुषों के पर स्त्रियों से संबंध पर करारा व्यंग्य करते हुए कबीर ने काम वासना एवं विलासिता का जोरदार खंडन किया। कबीर के अनुसार निष्काम पुरुष ही ईश्वर की भक्ति कर सकता है, कामी पुरुष ईश्वर की भक्ति करने में सक्षम नहीं है। वे कहते हैं नर नारी सब नरक हैं, जब लग देह सकाम, कहें कबीर ते राम के जे सुमिरै नहीं काम। अगली हेडिंग है गरीबों के पक्ष में समर्थन। कबीर का समाज विषमताओं एवं असमानताओं का समाज था। एक तरफ पूंजीवाद था तो दूसरी तरफ कर्ज के बोझ से दबे किसान मजदूर थे। आर्थिक असमानता का दंश पूरा समाज झेल रहा था। कबीर ने क्या कहा, निर्धन आदर देई न कोई, ऐसा कह करके कबीर ने गरीबों के पक्ष में अपना तर्क एवं मत रखा। आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ऐसा उद्घोष करके कबीर ने धन संचय की वृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। अब इस प्रश्न को हम ही समाप्त करते हैं।
अब बाद में आप निष्कर्ष के रूप में 4-6 पंक्तियाँ और बता सकते हैं कैसे। और इस तरह कबीर ने बड़े निर्भीकता के साथ एक सच्चे समाज सुधारक की तरह सहानुभूति एवं सच्चाई से संपृक्त कटु टिप्पणियाँ की, जिनमें नैतिकता और ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी। समाज की तमाम बुराइयों को कबीरदास जी ने भरसक प्रयत्न करने का प्रयास किया। कबीर ने समाज में व्याप्त वैषम्य का विरोध करके उसमें साम्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। परोपकार, सेवा, क्षमा, दया, अहिंसा आदि का प्रचार करके जनजीवन में शुद्धाचरण एवं सात्विकता की बुद्धि पर जोर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप वे एक उच्च कोटि के समाज सुधारक कहलाते हैं। और इस प्रकार से यह प्रश्न समाप्त होता है। तो इस प्रश्न को आप पढ़े लिखें, जितना संभव हो सके आप उसे, मैंने जितने इसमें कोटेशंस दिए हैं 10-12, ज़्यादा नहीं तो अगर आप पूरा का पूरा याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एक हिंदी के अच्छे विद्यार्थी होंगे। और अगर आपको हिंदी से अपना कैरियर बनाना है तो निश्चित रूप से मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो 100% आपको अगर याद होगा तो विश्वास मानिए कि BA, MA और B.Ed करने के बाद आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। नौकरियां खुद आपके द्वार चल करके आएंगी, ये मेरा दावा है और आपसे वादा भी है। तो ठीक है, आप पढ़े लिखे मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, जम कर पढ़ें। बार बार मैं कहता हूँ जम कर पढ़ें, आप इस पर ध्यान दें। तो और अब इसका जो दूसरा टॉपिक है सेकंड पेपर का, वो है पद्मावत में नागमती का विरह वर्णन। दूसरी जो हमारी क्लास होगी वो इस पर होगी, वो आपको इस ग्रुप पर बहुत जल्द मिल जाएगी। तो चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।